इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा, पहले तो ये सभी को मालूम है, पॉजिटिव चार्ज, बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज मींस बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से अगर निकाल दिए गए तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड इफ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज देन बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में तुमसे ये पूछेगा कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इट हैज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर नेगेटिव है तो बॉडी विल हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव है तो बॉडी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेगेटिव का मतलब बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए गए बाहर से, और पॉजिटिव का मतलब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए। देन पॉजिटिव पॉजिटिव मालूम होगा रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। सर यस, एनीवन आस्किंग समथिंग? यस सर, बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लड आ रहा? यस सर। ऐसा कैसे हो गया? हाँ सर, ब्लड है बहुत। अरे अभी तक तो सही चल रहा था। या तो ये जो इंक है ये तुम्हें साफ नहीं दिख रही कि ब्लड है? सब ब्लर है। अब देखो कुछ इफेक्ट आया? नहीं सर। सर इंक बदल के देखिए। इंक बदल देता हूँ, फिर भी ब्लर होगा तो बता देंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ बेटर है सर, अब सही हो गया। अब सही हो गया सर। वो इंक की वजह से हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक नंबर का तुम्हें मिल ही जाता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट भी पूछता है, इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकता है वो। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q यहां पे चार्ज होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड और रिमूव्ड। मतलब अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए हैं बॉडी को, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं। और चार्ज का यहां पे मैग्नीट्यूड लेना केवल, बाकी चार्ज का साइन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं कि सप्लाई हुए हैं। अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गिवन होगी। इस फॉर्मूले को लगा के यू कैन फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
are being removed from the body or how many electrons are supplied to the body. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो तुम इस फॉर्मूले को लगा के फाइंड कर लोगे. n को हमेशा इंटीजर होना है. n has to be an integer. मतलब n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 500, 50,000 एंड सो ऑन. डेसिमल में ये नहीं हो सकता है. अगर मान लो n की कैलकुलेशन करने पे डेसिमल आ जाए 7.8, 2.9, तो आंसर ये नहीं लिखा जाएगा कि 2.9 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस. आंसर लिखोगे दैट चार्ज इज नॉट परमिटेड. आंसर इसका बनेगा कि चार्ज जो दिया है वो परमिटेड नहीं है. बाकी अभी इसके क्वेश्चन जब हम एक साथ करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा और भी. देन कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या था? 2 point charges attract or repel with force which is directly proportional to product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना होगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दो चार्जेस जो हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है देन दे विल अट्रैक्ट. और जो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का है दैट विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस. उनके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा. तो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. मान लो ये प्लस है ये प्लस है, तो इनको ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस R हो गई. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपल्सन लगेगा. इस लाइन के अलोंग इसका रिपल्सन इधर होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा. ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. और ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये कूलम्स लॉ से आ गया. ये F हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा. दिस इज फोर्स बिटवीन चार्जेस when placed in air. अगर चार्जेस
एयर में प्लेस्ड हैं तो ये फॉर्मूला लगा दोगे और इस 1/4πε0 की वैल्यू पेपर में भी गिवन होगी और वैसे तुम्हें याद भी हो जाएगी। 9 × 10⁹ यूनिट बताएगा कोई? थोड़ा रिवीजन भी हो जाए तुम्हारा। यूनिट बताओ। यूनिट याद नहीं की जाती है, फ्रेम की जाती है तुरंत। बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो r² न्यूमरेटर में, तो फोर्स न्यूटन r² मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 डिनोमिनेटर में पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन होगी, लेकिन अगर यूनिट उसने पूछी है व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1/4πε0, तो फिर वो वैल्यू नहीं देगा पीछे। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही डिसाइड करेगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो ज्यादा हैं कि कम। और फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम या एयर, और इसकी वैल्यू भी अगर जरूरत होगी तो पेपर में दी जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12। ये पेपर में गिवन होगी वैल्यू, अगर जरूरत होगी तो। बताओ इसकी यूनिट बताओ। देखो ये डिनोमिनेटर में है, या इसको तुम यहां ले आओ न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर आ गया, एफ नीचे चला गया, तो कूलम स्क्वायर, और न्यूटन फोर्स नीचे आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसकी रिवर्स यूनिट होगी। फ्री स्पेस से मतलब होता है एयर या वैक्यूम। तो अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम में हैं तो फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। If charges are in any medium, अगर मान लो चार्जेस एयर या वैक्यूम में नहीं है बल्कि किसी मीडियम में है, जैसे वाटर में है, माइका में है, वैक्स में है, तो उस केस में फोर्स इन मीडियम जो है 1/4πε0 की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। बाकी चार्जेस की वैल्यू वही रहेगी, डिस्टेंस वही रहेगा। और ये एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगा, और इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मीडियम बदलता रहेगा, और मीडियम बदलता रहेगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। जब मीडियम बोलेगा तभी मीडियम को अकाउंट में लेना है, अदरवाइज वो एयर की ही बात करता है। यहां पे ये जो एप्सिलॉन होता है ये एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये मीडियम की परमिटिविटी, ये एयर की परमिटिविटी, तो यहां से के आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये काफी यूज होगा के टर्म। ये दो परमिटिविटीज का रेशियो है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक अभी 3-4 चैप्टर्स तक यूज होगा। इस के को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। दो परमिटिविटीज का रेशियो है।
तो ये कभी कभी तुमसे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने को बोल देगा, ये डिफाइन करने को। और ये जो इसकी डेफिनेशन है ये कई तरीके से तुमसे पूछ लेता है। जैसे यहां पर कहेगा कि परमिटिविटी के टर्म में डिफाइन करो, आगे फोर्स के टर्म में डिफाइन करो, या फिर वो कहेगा कि कैपेसिटेंस के टर्म में डिफाइन करो। तो जिसके टर्म में डिफाइन करना है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो यहां पे जो डेफिनेशन बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सीधे अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन क्या हो गई? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the permittivity of free space. परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ फॉर एयर और वैक्यूम, अगर एयर या वैक्यूम की बात करें, एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होगी। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1। एंड फॉर मेटल्स, जो कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं, उनके लिए K इनफाइनाइट हो जाएगा। एयर या वैक्यूम के लिए K 1 होगा और मेटल के लिए K इनफाइनाइट। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया। देखो, एयर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, वैक्यूम कंडक्ट नहीं करता है, और मेटल आर द गुड कंडक्टर्स। तो जितना कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जितना कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतना K की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जितना K की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उतना कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। तो फाइनली अब जो फॉर्मूला फ्रेम हुआ, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट K रख दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया बिल्कुल। और इससे तुम दोनों फॉर्मूले ऑब्टेन कर सकते हो। अगर वो कहे एयर या वैक्यूम की बात, तो K1 रख देना। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर किसी और मीडियम की बात करे तो अकॉर्डिंगली K की वैल्यू पुट कर दोगे। तो स्ट्रेट अवे तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हुआ, फोर्स बिटवीन द चार्जेस
1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एयर की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्जेस का साइन नहीं रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। दोनों प्लस होंगे तो रिपेल, दोनों माइनस होंगे तो रिपेल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट। और यहां पे एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने को। कूलम्स लॉ इन वेक्टर, एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान लो F12 ले रहे हैं हम, वेक्टर का साइन कंपलसरी ये लगना। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इधर को लग रहा है तो इसका डायरेक्शन दोगे 2 से 1 की तरफ, 2 से 1, तो R21 यूनिट वेक्टर, ये भी होना जरूरी है। यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। तो जब तुम यहां पे 1 2 लिख रहे हो तो ये R21 हो जाएगा, और यहां पे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस इतना लिख दो, एक नंबर मिल जाएगा। या अगर चाहो तो ये ऐसे भी लिखा जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब कर दो यहां, और यहां वेक्टर लगा दो पूरा, क्योंकि एक R ऊपर बढ़ गया, यहां पे तो 1 वैल्यू थी, ये डायरेक्शन था केवल, और यहां पूरा R बढ़ गया तो ये R क्यूब हो जाएगा, ये 2 1। तो चाहे ये फॉर्म लिख दो चाहे ये फॉर्म लिख दो, दोनों वैलिड होंगे। एक क्वेश्चन लिखो आप, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर, dielectric constant of an insulator can be -1, 0.5, 5। Yes. 0 0 0 You telling the marks in your question or answer? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा फिर से। The dielectric constant of an insulator can be so 5 yes 5। देखो ये तीनों ही वैल्यू नहीं है परमिटेड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर या वैक्यूम का था वो हमने 1 बताया, और मेटल का इनफाइनाइट बताया, तो ये तीनों ही वैल्यूज नहीं है, यहां पर केवल 5 है। और मेटल का अगर आ जाओगे, इंसुलेटर की जगह मेटल होगा तो ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस, यस सर। गुड। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो 5 आंसर होगा। अगर चार वैल्यूज यहां पे दी होती और पूछता विच वन इज द बेटर कंडक्टर, तो जिसकी वैल्यू k की सबसे ज्यादा होती वो बेटर हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज रिटन एज, ये ऑप्शन दिए हैं तुम्हें,
ये है ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट? सर ऑप्शन ध्यान से सोच के बताना, नहीं तो गलत हो जाते हैं ये मल्टीपल चॉइस बहुत जल्दी। सर Which one? सी बी सर सी। सी देखो ये तो स्टेट अवे रॉन्ग हुआ, क्योंकि कहीं वेक्टर का साइन ही नहीं है इसमें। वो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा हो, बिना वेक्टर फॉर्म के तो बेकार ही हो गया ये उसने यूनिट वेक्टर दिखाया है और नीचे आर क्यूब है, तो ये वैल्यू तो 1 है, नीचे आर क्यूब है, जबकि आर स्क्वायर होना चाहिए नेट। ये भी गलत। इसमें देखो डायरेक्शन इधर के साइड में दिखाया ही नहीं है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है जो हमने बताया था। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सर सी में 1 2 और 2 1 नहीं लिखा है। वो नहीं लिखो या नहीं लिखो वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटर होता है कि अगर 1 2 2 1 लिखा हो, ये भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 अगर नहीं भी लिखते हो तो बोर्ड में नंबर मिलते हैं, राइट। 1 2 2 1 नहीं लिखोगे तो भी मिल जाएंगे नंबर, क्योंकि वेक्टर वाली सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, वो केवल डायरेक्शन बताता है। एनी अदर डाउट? देन अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा आगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं पे फोर्स का होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा, लेकिन सब में प्रोसेस एक ही होगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है, इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, ये मान लो चार्ज दिया है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये Q1 है, ये Q2, ये Q3 और ये Q। स्पेस में अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये इस पे लगाएगा, 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 सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना होगा, तो हम केवल उस चार्ज पे फोर्सेस को मार्क करेंगे और जितने फोर्स लग रहे होंगे उनका वेक्टर सम लेंगे। जैसे उसने कहा तुमसे नेट फोर्स ऑन क्यू निकालो, इस पे नेट फोर्स निकालो, बहुत ध्यान से देख लेना, इस पे कंसंट्रेट करो बस। इस पे देखो पहला वाला फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और रिपेल होके इसकी जाने की टेंडेंसी राइट में होगी, तो F1 इस पे इधर को लगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर फोर्स लगाएगा, जबकि ये इसको इधर लगा रहा होगा, लेकिन हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो नेट फोर्स Q पे निकालना है। ये पॉजिटिव भी इस पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर को रिपेल करेगा, तो यहां से आगे बना दिया इसको, और ये निगेटिव जो है ये भी फोर्स लगाएगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, ये F3 हो गया। इसी तरह इस पे निकालना होता तो सारे फोर्सेस इस पे बनाते। अब जो नेट फोर्स होगा वो इनका वेक्टर सम लोगे। बहुत अच्छी तरह ये समझ लेना, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज होगा, सब में ये कंसेप्ट यूज होगा, बस फॉर्मूला चेंज करते जाएंगे, मेथड वही रहेगा। तो इस तरह से नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे अगर निकालना हो तो उस चार्ज पे कंसंट्रेट करो, पहला स्टेप। फिर उस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्सेस मार्क कर दो उसी चार्ज पे, उसके बाद उनका वेक्टर सम लोगे और फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट। और जहां वेक्टर की बात आती है वहीं तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। अब वेक्टर कैसे डील करोगे वो जनरल रूल हम यहां पे बता देंगे, वही हर जगह यूज होगा। नाउ इफ
there are two forces, if there are two forces, तब कैसे सॉल्व करोगे, और जब दो से ज्यादा होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। यहां मान लो ये Q2 नहीं होता, तो एक फोर्स ये होता और एक फोर्स ये होता, इन दोनों का अगर निकालना है तो हम किस तरह डील करेंगे ये देखेंगे। केवल दो फोर्सेस होंगे, तब कैसे डील होगा, ज्यादातर दो फोर्सेस में ही हो जाता है, तीन भी जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। तो अभी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आफ्टर 5 मिनट्स